सास लाई खुद की पसंद वर्सेस बेटे की पसंद की बहू। अरे दिवाकर बेटा, ये देख, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी लड़की पसंद करी है, शहर की ही रहने वाली और बिल्कुल मॉडर्न है आजकल की लड़कियों की तरह। माँ, मुझे शहरी और मॉडर्न लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने अपने लिए गांव की लड़की पसंद कर ली है और मैं माया से ही शादी करूंगा। देख रहे हैं जी, आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप इसे बार बार ना गांव भेजते और ना ही उस गंवार माया को पसंद करता। और तू भी सुन ले बेटा, मेरे जीते जी वो गंवार गांव की लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आने वाली। अरे भगवान, मान भी जाओ, हमारे बेटे को अपनी जिंदगी बितानी है, हमें नहीं, इसलिए शादी का फैसला भी उसी का होगा। सही कहा आपने, शादी से करनी है तो फैसला भी इसी का होगा। पर मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए, मैं उस गांव की गंवार को कभी अपनी बहू नहीं अपनाने वाली। इसने मेरी नहीं सुनी तो क्या हुआ, मेरा एक और बेटा है सूरज, मैं उसकी शादी कराऊंगी और तब इसे पता चलेगा कि शहर में रहकर मॉडर्न बहू की जरूरत होती है, ना कि गांव की गंवार की। जब इस पर लोग हंसेंगे ना, तब इसे मेरी बात समझ आएगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और बहुत जल्द सूरज का रिश्ता अनुष्का नाम की लड़की से तय कर देती है। तो वहीं दिवाकर भी माया से शादी करके घर आ जाता है और जब माया अपनी पहली रसोई में सबके लिए खाना बनाती है। बहू, लगता है तुम्हें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, तभी तो तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। माया, मैं जानता था तुम यहाँ आते ही अपने हाथों का खाना खिलाकर सबका दिल जीत लोगी। माँ जी, अब तक आपने खाना नहीं खाया, आप नहीं लेंगी क्या कुछ भी? तुम्हारा खाना मुझे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, खाने में क्या खाक अच्छा होगा? तुम गांव के गंवार लोग खाते हो क्या ऐसा सादा खाना? हम मॉडर्न लोग सादी रोटी सब्जी या दाल चावल नहीं खाते, समझी? मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगी। इतना बोलकर मुंह बनाकर शांति वहां से चली जाती है और माया को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिवाकर से पूछकर माया अपनी सास का फेवरेट आलू कचौड़ी बनाती है। माँ जी, दिवाकर ने मुझे बताया है आपको आलू की कचौड़ी और उसके साथ बूंदी का रायता बहुत पसंद है। देखिए, आज मैं आपका फेवरेट खाना बनाकर लाई हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ, पर मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथों का खाना टेस्ट करके तो देखिए। मुझे तो जैसी गंवार के हाथों का कुछ नहीं खाना। बहुत जल्द मेरी मॉडर्न शहरी बहू आने वाली है, वो बनाएगी मेरे लिए मॉडर्न खाना, जिसे तूने ना कभी देखा होगा और ना ही कहीं खाया होगा। शांति माया को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है और बेचारी माया अपनी सास का ये बर्ताव देखकर रोने लगती है और ये सब कुछ दिवाकर देख लेता है और अपनी बीवी को संभालता है। माया, तुम रो मत, माँ को खाने पीने का बहुत शौक है, तुम इसी तरह बस कोशिश करती रहना। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम माँ का दिल जरूर जीत लोगी। अपने पति से बात करके माया को हिम्मत मिलती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द सूरज की भी शादी हो जाती है और शादी के बाद अनुष्का अपने ससुराल आती है, जहां आज उसकी पहली रसोई होती है। रसोई में तीनों सास बहू खड़ी होती हैं, जहां शांति अपनी मॉडर्न बहू से कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मीठे में मूंग दाल का हलवा और पास्ता, मैगी और अपने ससुर जी के लिए आलू के पराठे बना लेना। माँ जी, क्या मैं सिर्फ मैगी बना दूं? बिकॉज मुझे मैगी के अलावा और कुछ नहीं आता बनाना। और माँ तो कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, मैं ससुराल जाऊंगी, आप मेरा बेटी की तरह ख्याल रखेंगी और मुझे खाना बनाना सिखाएंगी, क्योंकि अपने मायके की रसोई में तो मैंने कभी कदम नहीं रखा। माँ ही सब कुछ करती थी मेरे लिए। माँ जी, आपने जो भी अनुष्का को खाना बनाने के लिए बोला है वो सब मुझे बनाना आता है। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी प्यारी मॉडर्न शहरी देवरानी को सब बनाना सिखा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी बहू का कुछ सिखाने की, मैं खुद ही उसे सिखा दूंगी। तो जैसी गंवार ने सारी जिंदगी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में निकाल दिया, शहर के ससुराल में आकर मॉडर्न किचन क्या मिल गया, खुद को मॉडर्न समझने लगी। चल बहू, मैं तुझे सिखाती हूँ खाना बनाना। इतना बोलकर शांति माया को रसोई से निकाल देती है और अपनी मॉडर्न बहू को सब्जी और चावल बनाना सिखाती है। कुछ देर बाद जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो खाने में सिर्फ सब्जी चावल देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या हुआ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने आज सिर्फ सब्जी चावल बनाए, कम से कम मीठे में हलवा ही बना लेती। मेरी नई नवेली बहू है, बड़े ही नाजों से इसकी माँ बाप ने इसे पाला है। आज मैंने बहू को जितना खाना बनाना सिखाया उसने उतना बनाया, धीरे धीरे वो सब बनाना सीख जाएगी और हम सबको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाएगी। क्यों बहू? जी माँ जी। अब पूरा परिवार बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाता है। समय यूं ही बीतता है और गुजरते समय के साथ शांति अपनी मॉडर्न बहू को हर रोज नई नई डिश बनाना सिखाती है। ऐसे ही एक दिन, मेरी प्यारी बहू रानी, तुझे ससुराल में आए 1 महीना हो चुका और मैंने तुझे 8-10 तरह का पकवान बनाना सिखा दिया, इसीलिए आज तू हम सभी के लिए चाय के साथ पकौड़े बना दे। माँ जी,
पकौड़े बनाना तो बहुत आसान है। मेरा भी बहुत दिल था कि मैं आप सबको अपने हाथों के पकौड़े खिलाऊं, पर पता नहीं कल रात से ही मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, मजबूरी में मुझे गरम पट्टी भी बांधनी पड़ गई है। अब मैं एक गिलास पानी नहीं उठा पा रही। पकौड़े कैसे बनाऊंगी? माँ अनुष्का की आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या आज आपके लिए मैं पकवान बना दूं? मैं पकौड़े के साथ ब्रेड पकौड़े और समोसे भी बना देती हूँ। वैसे भी बाहर का मौसम अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए पकौड़े खुद बना सकती हूँ। और तुझे बहुत शौक है ना मेरे लिए खाना बनाने का, तो चल आज तू मिट्टी के चूल्हे पर मेरे लिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग और सिलबट्टे पर लाल मिर्च, धनिया, पुदीना की चटनी पीस कर बना। शांति अपनी एक बहू को आराम करने के लिए बोलती है तो वहीं दूसरी बहू को परेशान करने के लिए जानबूझकर रसोई में आना बंद करवा देती है और उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाती है और सिलबट्टे पर चटनी पिसवाती है। और खुद के लिए पकौड़े बनाकर जब अनुष्का के कमरे में जाती है तो वो अनुष्का को फोन पर अपनी दोस्त से बात करते हुए देखती है। अरे यार, अच्छा हुआ कि उस बुढ़िया ने अपने पास खड़ा नहीं किया मुझे, वरना इस गरम पट्टी से तो मेरा हाथ ही जल जाता। शुक्र है किसी को पता नहीं चला। उस बुढ़िया को क्या लगता है कि मैं शहरी मॉडर्न होकर उस बुढ़िया के लिए पकवान बनाऊंगी? अरे जब उसकी गंवार बहू को इतना ही शौक है खाना बनाने का तो उससे ही क्यों नहीं बनवा लेती? हमेशा मुझे परेशान करती है। खाना बनाना तो मुझे सब आता है, पर मैं इतने लोगों के लिए खाना थोड़ी ना बनाने वाली हूँ, हर खास तौर पर उस भुक्कड़ बुढ़िया के लिए। बूढ़ी जब मुंह खोलती है ना, खाने का ही नाम लेती है। अपनी बहू की बातें सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने चाय पकौड़े अपने कमरे में ले जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी गांव की बहू पर पड़ती है जो घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर अपनी सास के लिए बाजरे की रोटी और सिलबट्टे पर चटनी बना रही होती है। कुछ देर बाद, माँ जी, आज पहली बार आपने मुझसे खाने की डिमांड करी थी, इसलिए देखिए मैंने बिल्कुल देसी तरीके से खाना बनाया है। आप कहो तो मैं ऊपर से घी भी लगा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं खा लूंगी। और हाँ, रात में मटर के पराठे बना लेना, तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। और मेरे लिए नान और छोले बना लेना। अपनी सास से खाने का ऑर्डर सुनकर माया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो सारी बात दिवाकर को बताती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, एक दिन माँ का दिल पिघलने लगेगा। देखना, बहुत जल्दी तुम्हें दिल से अपना लेंगी। अब माया अपनी सास को और खुश करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। तो वहीं आए दिन अनुष्का खाना न बनने के चक्कर में कोई न कोई बहाना बना देती है। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू, 3-4 दिन से तुम अकेले सबके लिए खाना बना रही हो। छोटी बहू, अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज तुम अपनी जेठानी के साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाना और खाने में मैगी, पास्ता, पराठे, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और जीरा राइस होना चाहिए। माँ जी, जब से इस घर में आई हूँ आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। आपको खाने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता क्या? और जब आपकी गंवार बहू को खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैं कुछ नहीं करने वाली, समझिए आप। अनुष्का, ये कैसे संस्कार है तुम्हारे? कैसे बात कर रही हो माँ जी से? अभी इसी वक्त माँ जी से माफी मांगो। जो सास तेरी इज्जत नहीं करती तू उसके लिए मुझे सुना रही है? तेरी इतनी हिम्मत, क्यों गंवार? इतना बोलकर जैसे ही अनुष्का माया पर हाथ उठाने जाती है, शांति उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी बहू को एक तमाचा मारते हुए कहती है, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तो जैसी लड़की को इस घर की बहू बनाया और मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा है जो उसने माया जैसी बहू लाकर दी मुझे। काश कि मैंने अपने छोटे बेटे की भी शादी किसी गांव की लड़की से करवाई होती तो मुझे तुझ जैसी बहू नसीब ना होती। तेरी हकीकत में बहुत पहले ही जान गई थी, पर मुझे लगा तू समय के साथ बदल जाएगी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू बदतमीजी पर उतर जाएगी। पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना तो बड़ी बहू के साथ इज्जत से रहना होगा और घर के काम भी करने होंगे। अगर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। और बड़ी बहू, तो मुझे माफ कर दे, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज शांति दिल से अपनी बड़ी बहू से माफी मांगती है और छोटी बहू को उसकी गलतियां गिनवाती है, जिसके बाद अनुष्का भी अब बदतमीजी करना छोड़ देती है और न चाहते हुए भी अपनी सास की बातों को मानती है। तो वहीं शांति भी माया के साथ अच्छे से रहती है। दीदी, ओ दीदी, तुम्हारा पार्सल आया है आज का, ये लो। आप कितना शॉपिंग करती हो? कल भी एक पार्सल आया था और आज भी शादी वाले दिन भी मंगाओगी क्या? हाँ, हो सकता है उस दिन भी मेरा पार्सल आए, तो संभाल कर रख लेना, कुछ मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने हैं। ओहो, ये लड़की कितना शॉपिंग करती है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? माँ, मैं अपने पैसे बचा कर रखती हूँ और कुछ पैसे तो आपने ही मुझे दिए थे शॉपिंग के, तो उसी में से ही तो खर्च कर रही हूँ। ठीक है, पर जितनी शॉपिंग तू यहाँ करती है ऐसे ससुराल में मत करियो, वरना वो लोग क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सामान ही तो मंगा रही हूँ, शॉपिंग भी ना करूँ। चलिए जल्दी से हल्दी लगा लीजिए, उसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होना है। पारुल को हल्दी लगाते ही उसके बाद पारुल हल्दी हटाकर मेहंदी के लिए तैयार होकर आती है और उसके हाथों पर अमित के नाम की मेहंदी लगाई जाती है।
अगले दिन वो छोटी बहन वर्षा के साथ पार्लर में तैयार हो रही होती है। तब उसकी मेकअप आर्टिस्ट कहती है, अरे वाह, तुम्हारा लहंगा तो काफी सुंदर है। वैसे इसके साथ तुम्हारा ब्राइडल पर्स का है? तुम्हें अपने लहंगे के साथ पोटली पर्स मिला होगा ना, जो आजकल काफी ट्रेंड है। ये आप क्या बोल रही हैं? पोटली पर्स? ओह माय गॉड, मैं इसे भूल कैसे सकती हूँ। मैंने तो उसे परचेज भी नहीं किया। इसका मतलब मुझे फौरन शॉपिंग करनी पड़ेगी, मुझे जाना होगा। दीदी तुम पागल हो क्या? आज तुम्हारी शादी जरूरी है, आज भी शॉपिंग करना? उस पोटली पर्स को भूल जाओ। नहीं, मैं अपनी शादी भूल सकती हूँ लेकिन उस पोटली पर्स को नहीं। सुनिए, आप मेरा जल्दी से मेकअप कर दीजिए। मैं रेडी होकर सबसे पहले अपने लहंगे वाले के पास जाऊंगी और तू मेरे साथ चलेगी। जब तक कोई ऑटो ढूंढ लेना। ठीक है दीदी। फिर पारुल का जस्ट मेकअप हो जाता है तो वो दुल्हन के जोड़े में अपनी बहन के साथ ऑटो में बैठकर लहंगे की दुकान पर पहुंचती है, जहां पोटली पर्स कुल 6,000 का होता है। ओह माय गॉड, ये इतना एक्सपेंसिव है। मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। मैंने मुआ को दे दिए। वर्षा, जल्दी से अपने जीजू को कॉल कर, वही पैसे ट्रांसफर करेंगे। फिर वर्षा अमित को कॉल करती है। वो अपनी घोड़ी पर बैठा होता है और आसपास बारात वाले लोग नाच रहे होते हैं। हेलो अमित, यार मुझे जल्दी से 6,000 रुपए ट्रांसफर कर दो अकाउंट में। मैं कहीं फंस गई हूँ। अरे इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें इस टाइम? यार ये सब बाद में पूछ लेना, फिलहाल पैसे कर दो ना। फिर अमित पारुल को पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद पारुल अपना मैचिंग पर्स लेकर बहन के साथ शादी की वेन्यू पर पहुंचती है और अपनी एंट्री के बाद मंडप में अमित के साथ शादी करती है। तब, अच्छा तुमने मुझसे इतने सारे पैसे क्यों लिए थे, अब तो बता दो। ये सुन खुशी से पारुल अपना हाथ आगे करके पोटली पर्स दिखाती है। ये देखो, ये रह गया था तो ये खरीदा मैंने उस टाइम। व्हाट? तुमने इतने सारे पैसों का ये अजीब सा पर्स लिया है? लास्ट मिनट में तुमने शॉपिंग की है? कम ऑन पारुल। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बस शादी पर ध्यान दो। ये बात पीछे बैठे सास ससुर सुन लेते हैं। ये भगवान, बहू ने यहाँ आने से पहले भी शॉपिंग करी है, बताओ। वही तो, मुझे तो बहुत बहु खर्चीली लग रही है। चलो छोड़ो, देखते हैं बाकी क्या होता है। कुछ देर में धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर सुलोचना अपनी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर में लाती है। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। 4 दिन बाद दरवाजे पर घंटी बजती है और सास को एक पार्सल मिलता है। अरे ये किसका पार्सल है? सुप्रिया, तूने कुछ मंगाया है? अरे माँ, इस पर भाभी का नाम लिखा है। पारुल वहां से गुजर रही होती है कि अपना पार्सल देख नंद के हाथ से छीन लेती है। अरे लगता है मेरा पार्सल आ गया। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट पर्स। बहू, अभी नई नई शादी हुई है, तूने पर्स क्यों खरीदा? वो शादी वाला पर्स इस्तेमाल करती ना। माँ जी, वो मेरी शादी का पर्स है। अब वो मेरे हर कपड़ों पर मैच थोड़ी होगा। और इसी बीच वो मुझे कहीं घुमाने ले जाते तो मैं क्या करती, इसीलिए मैंने मंगा लिया। ये कहकर पारुल अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद उसका मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ओहो, ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पर भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मेकअप की शॉपिंग करूंगी और जो भी सामान रहता है वो भी ले लूंगी। एक फ्लैट स्लीपर भी लेनी है। नहीं, फिर मैं कल क्या यूज करूंगी, आज ही मुझे शॉपिंग पर जाना पड़ेगा। तभी पारुल अमित से कहती है, सुनो, ऑफिस जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, कुछ शॉपिंग करनी है, मेरा सामान खत्म हो गया है। पारुल, मुझे पता है तुम कितनी शॉपिंग करती हो, ज्यादा खर्च मत करना क्योंकि इसमें लिमिटेड पैसे हैं। ओके, तुम दो तो। पारुल को अमित का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उसके ऑफिस जाने के बाद पारुल घर का आधा अधूरा काम करके अपना पर्स लेकर मार्केट चली जाती है और अपने मेकअप प्रोडक्ट और फ्लैट चप्पल लेकर घर आ जाती है। तब सास कहती है, बहू बिन बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे पीछे से रोकने की भी कोशिश की लेकिन तूने सुना नहीं। गैस पर दूध रखा हुआ था और तूने अपने पापा जी को दवाई भी नहीं दी। मुझे ध्यान नहीं रहा माँ जी, मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैं चली गई। और दवाई तो आप भी दे सकती हैं ना, तो ऐसे पूछ क्यों रही हैं? तो दिन रात शॉपिंग करती रहती है क्या? कितना सामान चाहिए तुझे? अब क्या सामान ले आई? अरे माँ जी, आप पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, सब कुछ आपको बता दूं। जरूरत का सामान चाहिए था, मेरा मेकअप भी खत्म हो गया था, तो बस वही लेने गई थी। ठीक है, कुछ देर बैठ जा, उसके बाद शाम की चाय बना दे और खाना बनाने की तैयारी कर। आज पनीर कोफ्ते बनाने हैं तुझे। ठीक है माँ जी, बना दूंगी, लेकिन आप बर्तन साफ करने के लिए सुप्रिया को कह देना। क्या है ना, ऑनलाइन सेल स्टार्ट होने वाली है शॉपिंग ऐप पर, और अगर मैं सेल में नहीं गई तो मुझे काफी प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे, जिसके लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। नहीं बहू, उसकी पढ़ाई है, 2nd ईयर की परीक्षा देनी है उसे, तो रसोई का काम तू ही संभाल। शाम होने वाली है, चाय बनाकर ले आओ, उसके बाद मेरी दूसरी दवाई भी है।
पापा जी वेट कर लीजिए थोड़ा, ला रही हूँ मैं बनाकर। बहू अपने कमरे में चली जाती है तो सास ससुर को बहू के शॉपिंग के बारे में बताती है। तब अरे भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आता बहू कितना शॉपिंग करती है, उससे तो बस शॉपिंग करवा लो। पारुल चाय बनाकर दे देती है। दिन गुजरते हैं। पारुल घर बैठे बैठे भी बहुत शॉपिंग करती थी और फिर जब मौका मिले तब मार्केट या मॉल जाकर अपने लिए कभी वेस्टर्न कपड़े खरीदती थी तो कभी ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल इत्यादि। और शॉपिंग के चक्कर में वो घर के आधे अधूरे काम करती थी। कभी सास को आधी जली रोटी देती थी तो कभी ससुर को बिना नमक की सब्जी देती थी। एक दिन मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा होता। नंद कॉलेज गई होती है। पति ऑफिस। सास ससुर मंदिर जाने से पहले कहते हैं, बहू तुम्हें पता है मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, आज टैंकर 4 बजे आ रहा है, घर में कोई नहीं है, हम दोनों को मंदिर जाना पड़ रहा है, तो तुम याद से सारे बर्तन भर लेना, वरना खाने पीने की चीज के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन माँ जी मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। बहू इस बात को याद रखना, भूल मत जाना। हम चलते हैं, शॉपिंग तुम करती रहती हो, फिर कभी कर लेना। ये सुन पारुल अपने मन में बड़बड़ाती है और सास ससुर के जाने पर टाइम देखकर अपना शॉपिंग बैग लेकर निकल जाती है। और जब घर वापस लौटती है तो घर के खाली बर्तन देख सास ससुर बोलते हैं, हे भगवान, ये तो सारे खाली बर्तन है। बहू बहू, लगता है शॉपिंग पर गई है। तभी पारुल घर में शॉपिंग बैग्स के साथ आ जाती है। वाह, आज तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। बहू तुझसे तो बस शॉपिंग करवा लो, तुझे कुछ समझ नहीं आता ना। तुझे समझा कर गए थे, अब घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब क्या करेंगे? आजकल तुम्हारा किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं है। वो मैं नहीं भर पाई पानी तो क्या हो गया? मेरी शॉपिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पारुल अपने कमरे में चली जाती है। सास ससुर इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और अमित को भी बता देते हैं। अमित प्यार से पारुल को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती और उसके क्रेडिट कार्ड को भी खत्म कर देती है। एक दिन कबर्ड खोलकर पारुल, ओह नो, मैंने ये ड्रेस खरीद ली लेकिन इसे पहनूंगी कब? मैं तो घर में साड़ी पहनती हूँ और बाहर ये ना जाने कब ले जाए। कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। ये बात सुप्रिया सुन लेती है और जाकर सुलोचना महेश को बता देती है। माँ, भाभी तो दिन भर शॉपिंग करती रहती है, भैया का अकाउंट भी 0 कर दिया। मैंने सुना था भैया के मुंह से। भाभी को किसी और भाषा में समझाना होगा वरना वो नहीं समझेंगी। बिल्कुल ठीक बोल रही है, और इसके लिए तेरे मौसा मौसी को बुलाना पड़ेगा। सुलोचना अपनी बहन सुरेखा और उसके पति हरीश को पंजाबी गेटअप में बुलवा लेते हैं, जिसके बाद हरीश बहू को लालच देता है। सुनिए, ये हमारा लास्ट क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इसे 5,000 में खरीद लेती हैं तो आपको 10 लाख की लिमिट में ढेर सारी शॉपिंग कर पाएंगी। सोच लीजिए, और आप इसे जितनी जल्दी खर्च कर लेंगी उतना आपका 10 लाख दोबारा आ जाएंगे। है सच्ची में? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप रुक जाइए, मैं जुगाड़ करके अभी आपको 5,000 रुपए देती हूँ। पारुल जैसे तैसे 5,000 रुपए जमा करके उन्हें दे देती है और उनसे फ्रॉड कार्ड लेकर मॉल में 10 लाख रुपए की शॉपिंग करती है। जहां 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड स्वाइप न होने पर वहां का स्टाफ एम्प्लॉई उसकी बहुत बेइज्जती करता है। अरे न जाने कहां से गरीब लोग फालतू के क्रेडिट कार्ड लेकर यहाँ शॉपिंग करने आ जाते हैं, हैसियत तो देखो इनकी। आसपास के लोग पारुल का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो बहुत रो रही होती है और घर आ जाती है। उसे रोता हुआ देख सास, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है? बाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने किसी को 5,000 रुपए दे दिए और उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। मेरे पैसे ले लिए और मुझे नकली क्रेडिट कार्ड दिया, जिस वजह से मॉल में मेरी बहुत बेइज्जती हुई। कैसे कैसे करके मैंने पैसे जोड़े थे। बहू, तुझे अपने दिए हुए पैसों का बहुत दर्द हो रहा है। जब तू मेरे बेटे के पैसों को अपनी शॉपिंग में उड़ा देती है तब तुझे एहसास नहीं होता कि वो घर के काम के पैसे होते हैं जिसे तू अपने दोनों हाथ से शॉपिंग करके उड़ाती है। तेरे 5,000 कहीं नहीं गए, ये रहे वो पैसे। हमने तेरे साथ नाटक किया था तुझे सबक सिखाने के लिए। अच्छा हुआ ये पैसे आपके पास है। मुझे समझ आ गया माँ जी, पापा जी के मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अब मैं इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी। काश भाभी ये बात आपको याद रहे। हमेशा याद रखूंगी। इस तरह पारुल को अपने फालतू की शॉपिंग करने का सबक मिलता है और वो सिर्फ जरूरत का ही सामान मंगाया करती थी।